नमस्कार। हमारे भारतीय कानून में ना कुछ बहुत ही पावरफुल लॉज हैं, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह। तो चलिए आज इन्हीं कुछ खास कानूनों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि समाज में हमारी कानूनी ढाल, हमारा लीगल शील्ड आखिर है क्या? आइए उन लीगल फ्रेमवर्क्स को देखते हैं जो हमारे पर्सनल स्पेस यानी घर और प्रोफेशनल स्पेस यानी दफ्तर, दोनों जगहों पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो आज हम मुख्य रूप से 3 बड़े एरियाज पे फोकस करने वाले हैं। पहला, दहेज से जुड़े जो कड़े कानून हैं वो क्या कहते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या सुरक्षा है। और तीसरा, वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से बचने के क्या उपाय हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गंभीर सामाजिक बुराई से, दहेज। देखते हैं कि कानून की नज़र में दहेज आखिर है क्या, और इसका जो सबसे दुखद पहलू है, डाउरी डेथ, उस पर कानून क्या कहता है। आहा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब कानून दहेज की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ कैश या गहने नहीं है। नहीं, शादी के कनेक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी जाने वाली कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती चीज लीगली दहेज ही मानी जाएगी। अब देखिए, कानून यहाँ एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन करता है। दहेज मांगना भी एक अपराध है और दहेज लेना या देना भी एक अपराध है, लेकिन दोनों की सजा में फर्क है। अगर हम देखें तो दहेज मांगने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, लेकिन उसे लेने या देने पर कम से कम 5 साल की जेल और जुर्माना है। तो जाहिर है लेन देन को ज्यादा गंभीर अपराध माना गया है। अब आते हैं सबसे संगीन अपराध पर, डाउरी डेथ। इसे साबित करने के लिए कानून 3 चीजें देखता है। पहली, मौत शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। दूसरी, मौत नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होनी चाहिए, जैसे जलने से या कोई चोट लगने से। और तीसरी और सबसे अहम बात, मौत से ठीक पहले दहेज को लेकर महिला के साथ क्रूरता या हरासमेंट के सबूत होने चाहिए। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तब जाकर ये डाउरी डेथ का केस बनता है। और इस गुनाह की सजा वो इसकी गंभीरता को दिखाती है। कम से कम मिनिमम 7 साल की जेल है, और इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि कानून इस अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। अच्छा, तो दहेज की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कानूनी सुरक्षा कवच है, ये घर के अंदर होने वाली दूसरी तरह की क्रूरता या क्रूअल से कैसे बचाता है। क्योंकि देखिए, हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है। कानून इस बात को समझता है कि चोट सिर्फ जिस्म पर नहीं, मन पर भी लगती है। मेंटल और इमोशनल अब्यूज ये अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन होती उतनी ही तकलीफदेह है। और इसी को लीगल रिकॉग्निशन देता है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85। ये क्रूरता यानी क्रूअल्टी को डिफाइन करता है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे महिला को गंभीर शारीरिक या, ध्यान दीजिए, मानसिक चोट पहुंचे, वो क्रूरता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये इस डेफिनेशन को और भी स्पेसिफिक बनाता है। ये 4 तरह के अब्यूज की बात करता है: फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल। और हाँ, इकोनॉमिक अब्यूज भी। इकोनॉमिक अब्यूज मतलब पैसों को लेकर तंग करना, खर्चा ना देना, ये सब भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। और कमाल की बात यह है कि ये कानून सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सल्यूशन भी देता है। कोर्ट्स विक्टिम की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकती हैं, मतलब अब्यूजर को पास आने से रोक सकती हैं, या फिर रेजिडेंस ऑर्डर, जिससे पीड़ित को शेयर्ड हाउस होल्ड यानी उसी घर में रहने का अधिकार मिल सकता है। तो ये तो हुई घर की बात, पर ये कानूनी ढाल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे साथ हमारे वर्कप्लेस यानी काम करने की जगह पर भी जाती है। और यहाँ आता है पॉश एक्ट 2013। इसका एक नियम सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है ये नंबर 10। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑफिस या कंपनी जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC का होना लीगली मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। अभी तक हमने जिन लीगल शील्ड्स की बात की, उन्हें फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ इस टेबल में सब कुछ एक जगह है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से लेकर पॉश एक्ट तक हर कानून एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है।
एक तरफ डाउरी डेथ्स के लिए मिनिमम 7 साल की सजा है, तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं और वर्क प्लेस पर सेफ्टी के लिए आईसीसी का होना जरूरी है। ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बच्चों के लिए बने कानूनी सुरक्षा कवच की। मतलब दो ऐसे बहुत ही जरूरी कानून जिनकी जानकारी किसी भी भावी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए कह सकते हैं बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कानून की नज़र में बच्चा या बालक है कौन। फिर हम POCS एक्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई संगीन जुर्म होता है तो न्याय कैसे मिलता है। फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर बात करेंगे और आखिर में एक क्विक रिकैप करेंगे उन सभी जरूरी बातों का जो हमें याद रखनी है। देखिए, किसी भी सुरक्षा कवच को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो किसे बचाने के लिए बना है ना? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कानून की नज़र में बालक आखिर है कौन, क्योंकि इसी एक परिभाषा पर पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा है। तो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 2 बिल्कुल साफ कहता है 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति एक बालक है। बस इतनी सी बात। और ये परिभाषा ही उन दोनों कानूनों का बेस है जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। 18 साल, ये वो मैजिक नंबर है, समझिए, जो ये तय करता है कि केस किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस सुरक्षा कवच के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को देखते हैं। वो हिस्सा जो बच्चों को, जो पीड़ित हैं, उनको बचाता है। और ये है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, या जिसे हम सब जानते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से। अच्छा, अब POCO एक्ट के तहत जो अपराध हैं उन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा सेक्सुअल हैरेसमेंट और तीसरा है पोर्नोग्राफी। और भी इससे जुड़े अपराध हैं, लेकिन ये 3 मुख्य हैं। ऐसा करने से क्या होता है? इससे हर तरह के शोषण के खिलाफ एक बहुत ही क्लियर और मजबूत लीगल फ्रेमवर्क बन जाता है। लेकिन बात सिर्फ अपराधों को डिफाइन करने पर खत्म नहीं होती। पॉक्सो एक्ट का असली मकसद ये पक्का करना है कि जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और इस एक्ट का कह सकते हैं कि एक कोर प्रिंसिपल ही यही है, सजा को लेकर कोई नरमी नहीं। मतलब अपराध कितना गंभीर है उसके आधार पे एक मिनिमम सजा तो तय कर ही दी गई है, उससे कम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ताकि न्याय मिलना सुनिश्चित हो। और ये कानून कितना सख्त है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जो नया भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसके तहत अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप होता है तो सजा मौत की सजा तक हो सकती है। मतलब ये कानून की गंभीरता को बिल्कुल साफ दिखाता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे जब बच्चा पीड़ित हो, लेकिन क्या हो अगर किसी बच्चे पर ही कोई अपराध करने का आरोप लग जाए? ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क करता है। ये बच्चों को 2 अलग-अलग कैटेगरी में रखता है। एक तरफ है CNCP, मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये वो बच्चे हैं जो विक्टिम हैं, जिन्हें देखभाल की जरूरत है। और दूसरी तरफ है CCL, यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये वो बच्चे हैं जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है। एक को सुरक्षा देनी है, दूसरे के मामले में सुधार और न्याय पर फोकस करना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि ठीक है, पर उन किशोरों का क्या जो बहुत ही संगीन, बहुत ही जघन्य अपराध कर देते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है और 2015 का एक्ट इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो देखिए, ऐसे मामलों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है कोई हीनियस ऑफेंस यानी जघन्य अपराध करता है, तो सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है। मतलब वो ये जांचते हैं कि बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, वो अपराध की गंभीरता को समझ पा रहा है या नहीं। और अगर बोर्ड को लगता है कि केस बहुत सीरियस है तो वो उस केस को चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है और तब उस बच्चे पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चल सकता है। एक और बात, ये जो कानूनी सुरक्षा कवच है ना, ये सिर्फ यौन अपराधों तक ही नहीं है। ये बच्चों को एक और तरह के शोषण से भी बचाता है और वो है बाल श्रम। कानून कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कामों में मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। चलिए, तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो क्या क्या बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी है? पहली, बालक की उम्र सीमा
18 साल से कम। दूसरी बात, पीओसीओ एक्ट में बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सजा बहुत सख्त है, मिनिमम सजा का प्रावधान है। तीसरी, जेजे एक्ट में ये प्रोविजन है कि 16 से 18 साल के किशोर अगर कोई जघन्य अपराध करते हैं तो उन पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चल सकता है, लेकिन एक असेसमेंट के बाद। और चौथी और आखिरी बात, जेजे एक्ट बच्चों को दो अलग कैटेगरी में देखता है, एक जिन्हें देखभाल चाहिए सीएनसीपी, और दूसरे जो कानून के उल्लंघन में हैं सीसीएल। अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक और बहुत ही जरूरी कानून पर बात करेंगे, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हम समझेंगे कि कानून की नज़र में अत्याचार या एट्रोसिटी का मतलब क्या है और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून की, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये कानून असल में न्याय की एक ढाल की तरह है जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए इसके हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये कानून बना ही क्यों। फिर ये जानेंगे कि अत्याचार या एट्रोसिटीज का कानूनी मतलब क्या होता है। इसके बाद देखेंगे कि नए भारतीय न्याय संहिता 2023 से इसमें क्या नया जुड़ा है, सजा के क्या प्रावधान है, और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे। किसी भी कानून की असली ताकत ना उसके मकसद में छिपी होती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि SC/ST एक्ट को आखिर बनाया ही क्यों गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें सदियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय और भेदभाव की जड़ों में मिलता है, जिसका ये कानून एक बहुत मजबूत जवाब देने की कोशिश करता है। देखिए, इस कानून के 3 मेन मकसद हैं। पहला, SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना। दूसरा, किसी भी तरह के अपमान को रोकना। और तीसरा, जो विक्टिम्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कानून तभी लागू होता है जब विक्टिम SC/ST समुदाय से हो और जो अपराधी है वो इस समुदाय का ना हो। तो कानून का क्यों तो समझ आ गया, अब आते हैं इसके क्या पर। मतलब कानून की नज़र में अत्याचार होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ इस शब्द को बहुत साफ तौर पर डिफाइन करता है। कानून के हिसाब से अत्याचार का मतलब है एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई लिस्ट में से कोई भी अपराध जो किसी गैर SC/ST व्यक्ति ने SC/ST समुदाय के किसी सदस्य के खिलाफ किया हो। एकदम सीधी और साफ परिभाषा। तो ये सेक्शन 3 किस तरह के अपराधों की बात करता है, चलिए देखते हैं। इसमें फिजिकल या मेंटल एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, आर्थिक शोषण, किसी को उसकी जमीन या घर से जबरन निकाल देना, पानी के सोर्स को गंदा कर देना या किसी का सामाजिक बहिष्कार करना, इस तरह की कई गंभीर बातें शामिल हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि कानून कितनी अलग-अलग तरह की चीजों से सुरक्षा देता है। और देखिए, ये कानून सिर्फ फिजिकल हार्म तक ही नहीं रुकता, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाति के नाम पर कुछ गलत बोलना या अपमान करना भी इस कानून के तहत एक बहुत सीरियस क्राइम है। ये दिखाता है कि कानून डिग्निटी यानी सम्मान को कितनी अहमियत देता है। चलिए अब एक नए एंगल से देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के आने से ना इस पूरे मामले में एक और लेयर जुड़ गई है। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। SC/ST एक्ट आप समझिए एक स्पेसिफिक ढाल है जो सिर्फ और सिर्फ SC/ST समुदाय के खिलाफ होने वाले अपराधों पर ही फोकस करती है। वही BNS की धारा 196 एक जनरल कानून है। ये जाति, धर्म या किसी भी आधार पर किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाने को अपराध मानता है। तो एक है खास सुरक्षा कवच और दूसरा है समाज में शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन इसे लागू कैसे करते हैं और सजा क्या मिलती है? अब जरा इसके पनिशमेंट और स्पेशल प्रोविजंस पर नजर डालते हैं। इस कानून के तहत ज्यादातर मामलों में सजा 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने सीरियस अपराध माने जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ सजा की नहीं है। न्याय मिले इसके लिए कुछ खास इंतजाम भी हैं, जैसे कि सेक्शन 14 के तहत हर जिले में स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि केस जल्दी से जल्दी चलें। इसके अलावा विक्टिम्स और गवाहों की मदद के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है।
और इन सब में जो सबसे अहम कड़ी है ना, वो है ये विशेष न्यायालय या स्पेशल कोर्ट्स। इनको बनाने का मकसद ही यही था कि इन मामलों को नॉर्मल कोर्ट्स की लंबी लाइनों से निकालकर जल्दी से सुलझाया जा सके, ताकि विक्टिम्स को सालों साल इंतजार ना करना पड़े। तो चलिए फटाफट से अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ देख लेते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं कि इस कानून की प्रोटेक्टिव पावर है क्या। इस पूरे कानून को हम 3 पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला पिलर है इसका मकसद अत्याचार और अपमान को रोकना। दूसरा पिलर है इसकी साफ सुथरी परिभाषा जो बताती है कि अत्याचार क्या है। और तीसरा पिलर है न्याय की व्यवस्था जिसमें स्पेशल कोर्ट्स और विक्टिम्स के लिए मदद शामिल है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के उन खास बदलावों की जो हर यूपीएसआई एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएनएस 2023 ने महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी को लेकर असल में क्या बदला है। चलिए पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और नए बीएनएस के बीच का ये फर्क समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे गंभीर अपराधों से, मतलब रेप और गैंग रेप जैसे क्राइम्स से जुड़े जो बड़े अपडेट्स हैं, पहले उन पर नजर डालते हैं। देखिए, ये टेबल एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है। जो अपराध पहले आईपीसी की धारा 375 और 376 डी में थे, अब वो बीएनएस की धारा 63 और 65 में आ गए हैं। इन नए नंबर्स को तो दिमाग में बैठा ही लेना है। अच्छा, अब बात करते हैं सहमति यानी कंसेंट की। बीएनएस 63 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर सहमति डर में, धोखे से या किसी भी तरह के दबाव में ली गई है तो वो सहमति है ही नहीं, मतलब लीगली इनवैलिड है। और यहाँ आता है एक बहुत ही बड़ा बदलाव। अब बीएनएस 65 के तहत गैंग रेप के लिए कम से कम सजा 20 साल की है, मिनिमम 20 इयर्स। इससे पता चलता है कि कानून अब इस जुर्म को लेकर कितना ज्यादा सख्त हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन अपराधों की बात करते हैं जो किसी महिला की डिग्निटी और प्राइवेसी यानी उनकी गरिमा और निजता पर हमला करते हैं। यहाँ भी वही पैटर्न है। आईपीसी की पुरानी धाराएं हट गई हैं और बीएनएस की नई धाराएं आ गई हैं। जैसे स्टॉकिंग यानी पीछा करना, जो पहले 354 डी था, वो अब बीएनएस 75 हो गया है। ये सारे नए नंबर्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो बीएनएस ने स्टॉकिंग और वॉयरिज्म जैसे अपराधों की परिभाषा को और भी साफ किया है। मतलब क्या करने पर उसे पीछा करना माना जाएगा और किसे ताक झांक कहेंगे, ये सब कुछ एकदम क्लियर है। एक तरह से आईपीसी के फ्रेमवर्क को ही और मजबूत किया गया है। अब आते हैं बच्चों की सुरक्षा पर, और यहाँ बीएनएस एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच लेकर आया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और सजा वो इतनी कठोर होगी जितनी पहले कभी नहीं थी। और ये शायद सबसे ज़रूरी बदलावों में से एक है। अगर कोई 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप करता है तो नया कानून उसके लिए सबसे कठोर, सबसे सख्त सज़ा का प्रावधान करता है। ये बाल यौन शोषण पर जीरो टॉलरेंस वाली सोच को साफ साफ दिखाता है। कानून बनाने वालों का मकसद क्या था? वो बिल्कुल साफ है। मकसद था कि ऐसे घिनौने अपराधों को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत डिटरेंट बनाया जाए और ये पक्का किया जाए कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और सजा कितनी कठोर हो सकती है? सजा को मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है, डेथ पेनल्टी तक। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नया कानून इन अपराधों को कितना संगीन मानता है। चलिए अब बात करते हैं उन अपराधों की जो अक्सर घर की चारदीवारी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम पारिवारिक अपराध कहते हैं। तो देखिए, दहेज, हत्या और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता जैसे अपराधों को नया कानून भी एड्रेस करता है। बस फर्क ये है कि इनकी धाराएं बदल गई हैं। जो पहले आईपीसी 304B और 498A थे, वो अब बीएनएस 80 और बीएनएस 85 हो गए हैं। और ये बीएनएस का एक लैंडमार्क चेंज है। भारत में पहली बार कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। मतलब कुछ छोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल भेजने की बजाय समाज सेवा का काम करना होगा। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सुधार लाना भी है। तो ठीक है, अब तक हमने काफी कुछ देख लिया है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सबसे जरूरी धाराएं दिमाग में बैठ जाएं। तो ये है वो की सेक्शंस जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है।
रेप और गैंगरेप के लिए BNS 63 और 65, उत्पीड़न और प्राइवेसी से जुड़े अपराधों के लिए BNS 71, 74 और 75, और दहेज हत्या और क्रूरता के लिए BNS 80 और 85। और हाँ, बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सजा मौत तक हो सकती है, ये भी याद रखना है। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि कानून में अपराध क्या है और सजा क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि पुलिस एक्शन कैसे लेगी, गिरफ्तारी के नियम क्या होंगे, 0 FIR का क्या होगा, मेडिकल जांच कैसे होगी। ये सब कुछ हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है। तो हमारे अगले सेशन में हम इसी पर फोकस करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS पर, और देखेंगे कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये हर भावी सब इंस्पेक्टर के लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं जिसने पुलिसिंग के पूरे तरीके को बदलने की नींव रखी है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 और इसके तहत लाए गए वो नए सुरक्षा उपाय जो खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए हैं। अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। तो आज हम इन 6 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। ये आपको नए नियमों को समझने का एक साफ रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि BNSS 2023 असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों में छोटा-मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि ये हमारे काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसका जो मूल लक्ष्य है वो है समाज के सबसे कमजोर लोगों को ज्यादा और बेहतर सुरक्षा देना। अब आते हैं इसके व्यवहारिक पहलू पर, मतलब गिरफ्तारी के नियमों पर। BNSS की धारा 43 ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महिलाओं और दूसरे कमजोर लोगों की गिरफ्तारी को लेकर कुछ बेहद खास नियम बनाए गए हैं। हर अधिकारी को इनकी जानकारी होनी ही चाहिए। महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए अब 2 बिल्कुल सख्त नियम हैं। पहला, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई असाधारण स्थिति हो तो बात अलग है। और दूसरा, गिरफ्तारी हमेशा एक महिला अधिकारी ही करेंगी। मकसद एकदम साफ है, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान को सबसे ऊपर रखना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 60। क्या लगता है इस संख्या का इस नए कानून में क्या मतलब हो सकता है? चलिए जानते हैं। इसका मतलब यह है कि अब से 60 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति या किसी भी बीमार या कमजोर व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एक DSP रैंक के अधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य है। ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है जो हमारे बुजुर्गों और बीमार लोगों की हिफाजत करेगा। ठीक है, गिरफ्तारी की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं शिकायत दर्ज करने और जांच की प्रक्रिया की तरफ। BNSS के तहत इसमें भी कुछ बहुत बड़े और जरूरी बदलाव किए गए हैं। 0 FIR ये एक बहुत ही ताकतवर प्रावधान है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी पीड़ित, खासतौर पर महिलाएं, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारा इलाका नहीं है। इससे न्याय की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट दूर हो गई है। यौन अपराधों की शिकार महिलाओं से बयान लेने की प्रक्रिया को भी अब और ज्यादा संवेदनशील बनाया गया है। नियम साफ हैं, बयान सिर्फ एक महिला अधिकारी ही ले सकती हैं, और वो भी पीड़ित के घर पर या उनकी पसंद की किसी भी सुरक्षित जगह पर। ये सब इसलिए ताकि पीड़ित को एक सहज और सुरक्षित माहौल मिल सके। पुलिस के काम में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है, और वो है अनिवार्य वीडियोग्राफी। तो अब से हर तलाशी और हर जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इससे जवाबदेही तय होती है और एक ऐसा पक्का सबूत तैयार होता है जिसे कोई भी जुटला नहीं सकता। चलिए अब उन सुरक्षा उपायों पर आते हैं जो तब लागू होते हैं जब कोई मामला मेडिकल जांच और अदालती कार्यवाही के स्तर पर पहुंचता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यौन अपराध की किसी भी पीड़िता की मेडिकल जांच कराना अब बिल्कुल अनिवार्य है। ये सिर्फ सबूत के लिए ही नहीं, बल्कि पीड़िता की सेहत और उनकी देखभाल के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। ये न्याय प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। देखिए, पहले क्या होता था कि अक्सर दोष साबित होने के फौरन बाद सजा सुना दी जाती थी, लेकिन अब BNSS के तहत दोषी को सजा की म्याद पर बहस करने के लिए एक अलग से सुनवाई का हक दिया गया है। अब जरा विषय बदलते हैं और बात करते हैं वर्क प्लेस पर होने वाले यौन उत्पीड़न की, यानी पॉश एक्ट की, और इसमें एक पुलिस अधिकारी की क्या भूमिका है। ये एक बुनियादी नियम है जिसे हर अधिकारी को जानना चाहिए।
अगर किसी भी दफ्तर या काम करने की जगह पर 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो वहां एक आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का होना कानूनन अनिवार्य है। और इस आईसीसी की बनावट भी खास तरीके से तय की गई है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होंगी, आधे से ज्यादा सदस्य भी महिलाएं ही होंगी, और एक बाहरी सदस्य का होना भी जरूरी है जो इस विषय का विशेषज्ञ हो। और अब आखिर में आइए उन मुख्य बातों को दोहराते हैं जो इस नए कानून के तहत हर अधिकारी को हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत, पीड़ित की सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर है। इसे इस नए कानून की आत्मा कह सकते हैं। दूसरा मुख्य निर्देश, महिला पीड़ितों और गिरफ्तार होने वाली महिलाओं से जुड़े मामलों में एक महिला अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, 0 एफआईआर दर्ज करना कोई विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्य कर्तव्य है, खास तौर पर जब अपराध महिलाओं के खिलाफ हुआ हो। और चौथा और आखिरी मुख्य निर्देश, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है, बिना किसी चूक के। तो ये सिर्फ कुछ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि ये पुलिसिंग का एक नया और ऊंचा मानक तय कर रहा है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, और सवाल ये उठता है कि क्या हम सब मिलकर इस नए मानक को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?